आप सभी को हमारा नमस्ते। जो चर्चा हम पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि उसका थोड़ा एक ब्रीफ समरी कर दूँ। उसके साथ जो जीवन क्रियाओं पर थोड़ा और विस्तार करने का काम है, उस काम को पूरा कर दें। इस सत्र में इतना सोच रहा हूँ। अगले सत्र में फिर थोड़ा और इस बात पर विस्तार कर देंगे कि आगे हम इसके अध्ययन अभ्यास को करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, इस शब्द को देखेंगे ना, तो दर्शन कहते हैं देखने की क्रिया को, और देखने का मतलब है समझना, और मध्यस्थ का मतलब है उसको जैसा है वैसा ही समझना, ठीक ठीक जैसा है वैसा ही समझना। अभी क्या होता है, अभी ज़्यादातर हम चीज़ों को देखते समय कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि उसमें मिला देते हैं और वो जैसा है उससे भिन्न देखना शुरू कर देते हैं, उसको कलर करके देखना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से अगर हमको द्वेष हो जाए, विरोध हो जाए, उसका गुण दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, अवगुण बहुत आसानी से दिखता है। तो हमारा देखना ठीक ठीक नहीं हो पाता है अगर वो दृष्टि में किसी के लिए द्वेष आ गया, विरोध आ गया तो। इसी तरह से किसी के लिए बहुत राग आ जाए, बहुत मोह आ जाए, ठीक है, उसका अवगुण देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो अच्छा ही अच्छा लगता है, अपने में अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये समझना जरूरी है कि वस्तु को जैसा है वैसा देखने के बदले हम सामान्यतः उसको अधिक या कम करके देखते रहते हैं, उसमें अपनी एक दृष्टि का मिलावट करके, आरोपण करके उसको देखते रहते हैं। वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा देखने के अर्थ में इसको मध्यस्थ दर्शन कहा है। और सहअस्तित्ववाद का अर्थ है वास्तविकता को ठीक ठीक देखने के आधार पर, जब ये पूरा अस्तित्व हमको सहअस्तित्व के रूप में एक अखंड वास्तविकता के रूप में दिखता है, पूरी प्रकृति एक दूसरे से परस्पर पूरकता के अर्थ में जुड़ी हुई दिखाई देती है, तो उस दर्शन के आधार पर जो हमारा विचार चलता है, जो हमारी इच्छा चलती है, जो हमारी कल्पनाशीलता चलती है, वो परस्पर पूरकता के अर्थ में ही फैलती है। तो मध्यस्थ दर्शन की जगह पर अस्तित्व को ठीक ठीक देखने समझने के आधार पर जो परस्पर पूरकता के अर्थ में हमारी विचार शैली चलती है, हमारे सोचने का जो तरीका उस आधार पर चलता है, उसको सहअस्तित्ववाद के रूप में पहचाना है। सहअस्तित्ववाद का मतलब है परस्पर पूरकता के अर्थ में जीने की विचार शैली, कि ये जो हम विश्लेषण अपने में करते रहते हैं, इच्छाएं अपने में बनाते रहते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, ये जो पूरा अपने में हम फैला रहे हैं, वो सहअस्तित्व को केंद्र में रख के फैला रहे हैं, न कि संघर्ष या विरोध को केंद्र में रख करके, या एकांत को केंद्र में रख करके, अकेलेपन को केंद्र में रख करके इसको नहीं फैला रहे हैं। अस्तित्व चूँकि हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखा है यहाँ दर्शन की जगह पर, इसलिए विचार शैली में भी हम उस सहअस्तित्व पूर्वक जीने की ही योजना, जीने के ही कार्यक्रमों को फैलाने का काम करते हैं। ये सामान्य रूप से इसका परिचय शिविर है, जिसमें कुछ बातों को हम यहाँ कर दे रहे। उस परिचय शिविर को भी मैं तो यूजुअली 8 दिनों के परिचय शिविर के रूप में करता हूँ, बट यहाँ 5 दिन का समय था, वो 5 दिन भी फिर 4.5 दिन में बदल गया। तो उतनी समय सीमा में जो हो सकता है उसको कर दे रहे। और इस दर्शन का प्रतिपादन देखेंगे तो जिस दिन हम लोगों ने शिविर शुरू किया था, संयोग से वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तो कार्तिक पूर्णिमा 1968 1968 में देखेंगे तो श्रद्धेय नागराज जी ने
बेसिकली इस अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में अनुभूत करने का काम किया था, जिसको संयम क्रिया के द्वारा उन्होंने किया है, तो वो संयम सफल हुआ था उनका। पीछे एक प्रश्न भी था कि ये अनुसंधान विधि का मतलब क्या है और कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। मैं विस्तार नहीं करता हूँ उसका, लेकिन उसका मतलब है समाधि संयम की वो प्रक्रिया जिससे अस्तित्व को सीधा सीधा देखने का, समझने का काम हम कर पाते हैं। प्रक्रिया का पहला हिस्सा समाधि है, उसका दूसरा हिस्सा संयम है। और संयम भी एक खास प्रकार के संयम को वो कहते हैं, आकाश पर संयम उसका नाम देते, और समाधि ध्यान धारणा इस क्रम में संयम की बात करते हैं। चूँकि वो प्रश्न था इसलिए मैं रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूँ, बट उन्होंने सामान्य लोगों के लिए जो अनुभव तक, बोध तक पहुँचने की विधि बताई है, उसको उन्होंने समाधि संयम विधि या अनुसंधान विधि नाम नहीं दे करके अध्ययन विधि नाम दिया है, जहाँ ये अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं, जो विवरण हैं, उसको ध्यान दे करके उस पर समझने का, उसको जीने के काम को जितनी सटीकता से हम करते हैं, उतना उतना इस वस्तु के बोध अनुभव तक पहुँचने का हमारा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। अब इस दृष्टि से लौट के देखेंगे ना कि एक विकसित मानव का स्वरूप क्या होगा, समझदारी के साथ जीते हुए एक मानव का स्वरूप क्या होगा। तो जितना हम लोगों ने फैलाया था उसको अगर समेट के देखें तो एक व्यक्ति में समझदारी होगी। किस बात की? वास्तविकताओं की। कौन कौन से वास्तविकताओं की? मानव के रूप में स्वयं की, परिवार की, समाज की, प्रकृति और अस्तित्व की ठीक ठीक समझ होगी। एक विकसित मानव को देखें, एक समझदार और जिम्मेदार मानव को देखें, ठीक है, तो वो मानव का स्वरूप कैसा दिखेगा उसको अगर देखते हैं तो ये दिखता है कि उसमें वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ होगी। जिसका मतलब होता है एक मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, और इस प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप क्या है और व्यवस्थित होने का डिजाइन क्या है और कैसे हम उसमें जी सकते हैं, उस बात की ठीक ठीक समझ होती है। समझ के साथ उसमें जब भाव को देखने जाते हैं तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव होते हैं। उस भाव के साथ जब विचार करने जाता है तो वो मानव विचार जो करता है वो विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम के भाव को बनाए रखते हुए इस स्थिति परिस्थिति में रास्ता कैसे निकालेंगे, इस अर्थ में विचार करता है, न कि विश्वास, सम्मान, स्नेह को छोड़ करके विचार करना शुरू करता है। अभी जो हमारी आपकी एक बड़ी चूक होती है, वो चूक ये होती है कि थोड़ी देर में जब आपका व्यवहार या विचार हमको ठीक नहीं लगता है तो हमारा भाव ही यहाँ खराब हो जाता है। विश्वास के बदले शंका हो जाती है, सम्मान के बदले अपमान हो जाता है, स्नेह के बदले विरोध हो जाता है। फिर जो हम विचार करने जाते हैं उसमें अपमान कैसे करें यही फैलता है, विरोध कैसे करें यही फैलता है, शंका के साथ कुछ न कुछ उल्टा ही फैलता है। भाव एक बार समझ पूर्वक अगर स्थिर होता है तो विचार की दिशा तय हो जाती है कि वो पूरकता के अर्थ में ही चलेगा। स्नेह के साथ अगर विचार चलेगा, सम्मान के साथ अगर विचार चलेगा, प्रेम के साथ अगर विचार चलेगा, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा के साथ अगर विचार चलेगा, ममता और वात्सल्य के साथ अगर विचार चलेगा, विचार का डायरेक्शन ठीक होने की गारंटी है। दुर्भाग्य यह है कि अभी जो हमारा भाव तय होता है वो वास्तविकताओं की समझ के आधार पर तय होने के बदले आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से तय होता है। तो आपका आचरण हमको मन लायक लगता है तो मेरे अंदर स्नेह दिखाई देगा आपको। आपका आचरण जैसे ही मेरे मन लायक नहीं होता है, मेरे अंदर का स्नेह भी कहाँ गायब हो जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आपका व्यवहार हमको पसंद आता है तो बड़ा स्नेह दिखाई देता है। आप कोई ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो हमको ठीक नहीं लगता है,
मेरा स्नेह, मेरा सम्मान गायब हो जाता है। व्यवहार ही नहीं, विचार में भी आप अगर हमसे भिन्न राय रखते हैं, भिन्न पोजीशन रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, आप एक पार्टी के समर्थक होंगे, हो सकता है मैं दूसरी पार्टी का हूँ, ठीक है, आप एक तरह से चीज़ों को सोचने जीने करने का सोचते होंगे, मैं दूसरी तरह से सोचता हूँ। ये विचारों में भिन्नता होते ही हमारे अंदर यहाँ विरोध आने लगता है, अपमान आने लगता है, द्वेष आने लगता है, ईर्ष्या आने लगती है। तो अभी दिखता है कि दूसरे का विचार हमारे साथ मैच करता है तो बड़ा अपनापन और स्नेह महसूस होता है। जैसे ही दूसरे का ये विचार मेरे विचार से मैच नहीं करता है, हमारा अपनापन, हमारा स्नेह गायब हो जाता है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि हम अपने भाव का आधार दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के आचरण को, दूसरे के विचार को अगर बनाएंगे तो हमारा भाव कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस आधार पर हम खड़े हैं अगर वो आधार ही हिल रहा है तो हमारे हिलने की तो गारंटी है। तो आपके विचार को, आपके व्यवहार को, आपके आचरण को देख करके मैं अपना भाव तय कर रहा हूँ। आपका खुद ही विचार स्थिर नहीं है, व्यवहार स्थिर नहीं है, आचरण स्थिर नहीं है। सुबह आप बढ़िया व्यवहार करते हैं, दोपहर को गाली देने लगते हैं, ठीक है। सुबह आपका आचरण एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है, दोपहर तक किसी बात से मन खराब हो जाए तो पहचानना बंद कर देते हैं उसी आदमी को। काम होता है आपको किसी आदमी से तो एक तरह से व्यवहार करते हैं, काम निकल जाता है तो पहचानते भी नहीं है। लोग सब तरह के दिखते हैं ना समाज में, कोई मेरी आपकी बात नहीं है। ऐसे ही भिन्न भिन्न राय रखने वाले लोग तो बहुत हैं। किसी मीटिंग में देखिए कितने तरह की राय लोग एक दूसरे के साथ रखते हैं। समाज की जगह से भी वो बात दिखाई देती है, लोग अलग अलग तरह से अपने राय को रखते हैं। सामाजिक राय भी अलग होती है, राजनीतिक राय भी अलग होती है, दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था कैसी हो इसी को लेकर के राय अलग अलग हो जाती है। ये अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार और आचरण, ये अगर मेरे भाव को तय कर रहा है तो मेरा भाव भी ऐसा ही होगा, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी स्नेह कभी विरोध, ठीक है, कभी विश्वास कभी शंका। और ये दिखना जरूरी है कि एक क्षण के लिए भी अगर हमारे अंदर शंका आती है, विरोध आता है, अपमान आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, घृणा आती है, दूसरे को बाद में जलाती है, मेरे अपने दुख, मेरी अपनी पीड़ा, मेरी अपनी परेशानी का कारण सबसे पहले बनती है। इसीलिए अस्तित्व की निश्चित वास्तविकताओं की समझ को अपने भाव का आधार बनाना जरूरी है। समझ एक ऐसी चीज़ है जो हम ठीक ठीक अगर समझ लेते हैं, मानव को ठीक ठीक समझ लेते हैं, जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में, उसकी आवश्यकताओं को अलग अलग समझ लेते हैं, उसकी क्रियाओं को अलग अलग समझ लेते हैं, उसके पूरा करने के तरीकों को अलग अलग ठीक से समझ लेते हैं, तो अब ये हमारी समझ एक जैसी बनी रहती है, आज भी, कल भी, परसों भी, किसी हिंदू के साथ जीते हुए भी, किसी मुसलमान के साथ जीते हुए भी, किसी भारतीय के साथ जीते हुए भी, किसी नेपाली, बंगाली, मराठी के साथ जीते हुए भी। तो ये दिखना जरूरी है कि अस्तित्व की निश्चित वास्तविकताओं की समझ के आधार पर जब हम भाव को बनाते हैं तो समझ के एक जैसे स्थिर रहने के कारण हमारा भाव भी अब एक जैसा स्थिर हो सकता है, रह सकता है। क्योंकि वो आधार जब तक हम स्थिर नहीं देंगे, उस पर खड़ा होने वाला बिल्डिंग या फाउंडेशन स्थिर नहीं हो सकता है। तो समझ वो निश्चित आधार देता है हमको जो बदलता नहीं है। ऐसे ही परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व के बारे में जितनी बातों को भी हमने समझने का काम किया, अब आप लौट के देख सकते हैं कि उसमें से कोई भी समझ समय के साथ बदलती नहीं है, परिस्थिति के साथ बदलती नहीं है, वो एक जैसी यथावत बनी रहती है।
आपके कपड़े बदल जाने से, आपके रंग रूप बदल जाने से, व्यक्ति बदल जाने से, भाषा बदल जाने से, परिस्थितियां बदल जाने से वो मूलभूत सच्चाई जो हमने समझी है मानव के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, वो नहीं बदलता है। कहीं का भी आदमी हो, किसी भी समाज का हो, हर व्यक्ति समाधान चाहता है, हर परिवार समाधान के साथ समृद्धि चाहता है, हर समाज समाधान और समृद्धि के साथ अभय चाहता है, पूरी प्रकृति के साथ जीते हुए समाधान, समृद्धि, अभय के साथ सहअस्तित्व चाहता है, परस्पर पूरकता चाहता है। ये जो फंडामेंटल सच्चाई हमको समझ में आ रही है ना, ये सच्चाई जब हमारे भाव का आधार बनती है तो अब हमारा भाव स्थिर हो सकता है, इस रूप में अपने में भाव की निरंतरता हो सकती है और हम दुखों से बाहर हो सकते हैं या सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। भाव स्थिर होने के बाद विचार का काम यह है कि उस भाव के आधार पर हम कैसे जिएंगे उसके उपायों को ढूंढने का काम करते हैं। तो अब हमारा विचार संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को सुनिश्चित करने के लिए ही चलता है। शेष प्रकृति के साथ उसके पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की मानसिकता के साथ उन भावों को सुनिश्चित करने के लिए ही चलता है। समाज में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जैसे लक्ष्यों को, भावों को सुनिश्चित करने के लिए ही हमारा विचार चलता है। तो विचार की दिशा तय हो गई। भाव के आधार पर विचार चलता है तो विचार की दिशा तय रहती है, ठीक रहती है। विचार को देख के ही हम भाव बनाना शुरू करेंगे, समस्याओं में उलझ ही जाएंगे। भाव का आधार अस्तित्व की समझ होने की ज़रूरत है, न कि एक दूसरे का विचार या व्यवहार होने की ज़रूरत है। इस विचार के साथ जब हम जीने जाते हैं तो दूसरे मनुष्य के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं और बाकी प्रकृति के साथ प्राकृतिक नियम का ध्यान रख के उत्पादन कर पाते हैं और उपलब्ध सुविधा का सदुपयोग कर पाते हैं। ये हमको अपने जीने का डिज़ाइन दिखता है। एक विकसित मानव के रूप में, एक व्यवस्थित मानव के रूप में जीने का स्वरूप देखेंगे कि क्या है, तो अस्तित्व की वास्तविकताओं की एक निश्चित समझ, उसके आधार पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव, प्रकृति का पोषण, संरक्षण, सदुपयोग जैसा भाव, समाज में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने का भाव, ये यहाँ दिखता है। विचार उसी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को समाज में कैसे प्रमाणित करेंगे? मानव मानव संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम को कैसे प्रमाणित करेंगे? शेष प्रकृति के साथ जीते हुए सुविधाओं के सदुपयोग, संरक्षण, संवर्धन को कैसे प्रमाणित करेंगे? इस रूप में हमारा विचार चलता रहता है और जो जो तरीके हमको समझ में आते हैं उसको हम यहाँ जीने में लाते रहते हैं। तो व्यवहार जो हम दूसरे मनुष्य के साथ करते हैं वो अब हमारा न्यायपूर्वक हो पाता है। व्यवसाय जो शेष प्रकृति के साथ हम करते हैं वो अब हमारा नियम पूर्वक हो पाता है और उससे जो सुविधाएं हमको मिलती हैं उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। अब अपने लिए ये रुक करके देखने की ज़रूरत है कि एक मानव के रूप में ये सब को अपने में इंश्योर करने की ज़रूरत है, सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, या इसमें से किसी को हम छोड़ सकते हैं। तो एक मानव के रूप में जीते हुए इन सब को अपने में सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, या इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं, वो पहचान सकते। ठीक है ये? तो मैं आगे की किसी भी समरी स्लाइड में जाने के बदले यहीं से आपको कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान दिला देता हूँ। स्वयं को, मानव को जब हम समझने गए थे तो जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में समझे थे।
मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में समझे थे। कैसे पहचाना था हमने? उनकी आवश्यकताओं को अलग अलग पहचाना था। शरीर की आवश्यकता भोजन, कपड़े, घर जैसी जो आवश्यकता है वो शरीर पर निर्भर रहती है। शरीर की उम्र बदलने से, अवस्था बदलने से, स्वास्थ्य में बदलाव होने से उसमें बदलाव दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। जबकि मैं की जो सुख की आवश्यकता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव की आवश्यकता है, वो शरीर पर निर्भर नहीं दिखाई देती। शरीर छोटा हो तब भी, बड़ा हो तब भी, बूढ़ा हो तब भी, बच्चा हो तब भी, बीमार हो तब भी, स्वस्थ हो तब भी, गोरा हो तब भी, काला हो तब भी, उन सभी परिस्थितियों में वो एक जैसा दिखाई देता है। इसी तरह से शरीर की आवश्यकता को हमने टेम्पररी देखा था, सामयिक देखा था, और उसकी मात्रा की बात हो सकती है, उसका मेजरमेंट हो सकता है। जबकि मैं की जो आवश्यकता है उसकी न तो मात्रा की बात हो सकती है और वो निरंतर आवश्यकता है। क्रिया के रूप में भी हमने ये अंतर देखा था कि शरीर से जो काम हम लेते हैं, चलने का, दौड़ने का, बैठने का, वो सब में शरीर एक समय के बाद थक जाता है। जबकि मैं की जो क्रिया है, इच्छा के रूप में, विचार के रूप में, आशा के रूप में, चित्रण के रूप में, विश्लेषण तुलन के रूप में, आस्वादन चयन के रूप में, ये क्रियाएं हमारे में लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो ये दिखता है कि जो निरंतर आवश्यकता है मैं की, वो मैं की ही निरंतर क्रिया से पूरी हो सकती है। शरीर की जो सामयिक आवश्यकता है वही शरीर की क्रिया से पूरी हो सकती है। तो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर से की जाने वाली उत्पादन जैसी क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। मैं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो जो मैं की क्रिया है, इच्छा, विचार, आशा के रूप में, और आगे बढ़ाएंगे तो सही समझ और सही भाव के रूप में, वो क्रिया सफिशिएंट है जीवन की तृप्ति के लिए, मैं की तृप्ति के लिए, मैं में सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करने। तो निरंतर आवश्यकता निरंतर क्रिया से पूरी हो जाती है, सामयिक आवश्यकता सामयिक क्रिया से पूरी हो जाती है। दूसरी भाषा में कहें, मैं की आवश्यकता मैं की ही क्रियाओं से पूरी हो जाती है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर से उत्पादन जैसी क्रिया को करने की जरूरत है। ये अंतर हमको जितना जितना समझ में आता है उतना फिर हम सम्मान, पहचान और स्टेटस जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुविधा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमको दिखता है कि सुविधा से कितनी भी कोशिश हम कर लें, सम्मान और पहचान पूरा नहीं हो सकता। और उसकी कठिनाइयों को हमने देखा था कि चूँकि सम्मान और पहचान निरंतर चाहिए, सुविधा सामयिक वस्तु है, इसलिए फिर आवश्यकता भी हमारी जो सुविधा की है वो खो जाती है, पता नहीं चलती है, क्योंकि हम उसको निरंतर चाहते हैं। सुविधा और संवेदना को निरंतर खींचने के प्रयास में समस्याएं बढ़ती हैं कम होने के बदले। इस पर हमने काफ़ी विस्तार किया था कि हर दूसरा आदमी हमको विरोधी के रूप में दिखाई देता है। सारा मेहनत करें और कोई अप्रिशिएट ना करे, रिकॉग्नाइज नहीं करे, तनाव बढ़ जाता है। दूसरा हमसे आगे निकल जाए तो सम्मान और स्नेह होने के बदले ईर्ष्या, द्वेष और जलन होने लगता है। अपने से अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अपने से कम वाले को देख करके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार आता है। अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आती है। दोनों ही स्टेट में हम नॉर्मल और नेचुरल नहीं रह पाते। तो चाहते तो हैं हम संबंध में सम्मान और स्नेह से जीना, लेकिन जाने अनजाने जो डिज़ाइन बना लिया है सम्मान और पहचान को पाने का दूसरों की तुलना में अधिक सुविधा होने के आधार पर, वो तरीका ठीक नहीं होने के कारण सम्मान के बदले परस्परता में द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, जलन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन समस्याओं को पैदा कर रहा है। और सुविधा की आवश्यकता भी अब तय नहीं हो पाती,
क्योंकि तुलना में तो आप सब लोगों को देख के तय होगा कि मेरी आवश्यकता क्या है। और वो एक विशियस साइकिल है, आपसे अधिक जैसे ही हम करते हैं हम रेफरेंस बन जाते हैं अब आप सब लोगों के लिए। आप सब कोशिश करते हो उससे अधिक करने का, कर पाए तो मेरे लिए रेफरेंस बन जाएगा उससे आगे बढ़ने का, नहीं कर पाए तो दुखी और परेशान रहेंगे। तो अगला जो कर देता है वो हमारे लिए रेफरेंस बन जाता है। नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी और परेशान रहते हैं, कर लेते हैं तो अगला दुखी और परेशान हो जाता है। ये लूप चलता ही रहता है लगातार, रुकता नहीं है। उस पर हमने विस्तार से बात किया था। आगे इसी में जीवन क्रियाओं को जब हम समझने गए थे तो हमने ये बात देखी थी कि बाहर जो कुछ भी हम व्यवहार कार्य करते हैं उसका निर्णय मुख्य रूप से हमारे अंदर होता है, अंदर होता है। वो निर्णय में भी जो बीज है उसका कि क्या अंदर फैलेगा, वो बीज इच्छा में है। तो हम लोगों ने ये विस्तार करके देखने का कोशिश किया था कि हमारी इच्छा का मूल स्रोत क्या है, और समेट के ये बात कही थी कि अभी हमारी बहुत सारी इच्छाएं संवेदना में अच्छा लगने या बुरा लगने के आधार पर तय होती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों संवेदनाओं में जो अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, वो हमारी इच्छा में सेट हो जाता है कि इसको पाना है, ये चाहिए। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो ठीक नहीं लगता है वो हमारी इच्छा से ये हो जाता है कि इससे दूर रहना है, ये हमको नहीं चाहिए। तो एक आधार है अभी हमारी इच्छा के तय होने का संवेदना। दूसरा आधार है समाज में प्रचलन में होने वाली मान्यताएं। तो जो प्रचलन में चल जाता है, जो फैशन में चल जाता है, जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, जो मीडिया एडवर्टीजमेंट सब तरफ से हमारे पे बम्बार्ड कर देता है, जो बचपन से अपने माँ बाप से, पड़ोसी से, घर परिवार से हम सुनते आते हैं, जो बाहर समाज में हम होते देखते हैं, जाने अनजाने वो सब हमारी इच्छा का हिस्सा बनता चला जाता है। हमने इस पर भी बात की थी कि ये दो में से किसी भी आधार पर अपनी इच्छा को हम बनाएं, समस्याएं बनी ही रहती हैं, क्योंकि सही और गलत का तय नहीं हो सकता, इससे तय नहीं हो सकता। तीसरे आधार पर हम लोगों ने बात की थी कि जो भी बात कही जाती है, सुनते हैं हम या अपने अंदर अभी तक इकट्ठा करके रखे हैं, वो सब को एक बार खोल करके प्रस्ताव के रूप में लिया जाए और उसको जांच परख करके ये दोनों टेस्ट से गुजारा जाए कि वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। उसके आधार पर जीते हुए हमारी तृप्ति होती कि नहीं, जिसके साथ जीते हैं उसकी तृप्ति होती कि नहीं। तो अगर वो प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार है तो हमारे लिए सही है, नहीं है तो उसको कितनी भी शिद्दत से हम करेंगे हमारे दुखी होने की गारंटी है। क्योंकि जो हम खुद चाहते ही नहीं हैं मूल रूप में, मजबूरन उसको कितना भी जोर से हम कर लें, हम अपने अंदर ही एक अंतर विरोध में फंसे होते हैं, दो टुकड़े में बटे होते हैं। एक टुकड़ा उसके विरोध में खड़ा है, दूसरा टुकड़ा उसको करना चाह रहा है। तो वो ऐसा ही है जैसे एक बस को दो तरफ से धक्का दे रहे हैं, आधा इधर खींच रहे हैं, आधा इधर खींच रहे हैं। वो तनाव की स्थिति अपने अंदर ही बन जाती है और वो तनाव ही दुख है। दूसरा भाग हम लोगों ने ये देखा था कि जी के देखने की जगह पर अगर हमारी सुख समृद्धि और दूसरे की भी सुख समृद्धि सुनिश्चित होती है तो वो प्रस्ताव सही है, नहीं होता है तो नहीं सही है। तो अपने लिए जो करने का एक मुख्य काम बनता है वो ये बनता है कि अपने अंदर जो इच्छाएं, जो मान्यताएं इकट्ठा हो गई हैं, वो सब को एक बार खोल के देखने की ज़रूरत है कि क्या हमको वो सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। क्या उसके आधार पर जीने से हमारा सुख और परस्परता का सुख हो रहा कि नहीं।
हमारी समृद्धि और परस्परता की समृद्धि हो रही कि नहीं। जैसे अभी हम मान के रखे हैं कि दूसरा कोई अगर हमारे हिसाब से नहीं कर रहा है तो उसको डांट करके करवा लेना है, चाहे वो घर का बच्चा हो चाहे ऑफिस का स्टाफ हो। हमको रुक के ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम डांट रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं, तो हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि वैसा जब हम जी रहे होते हैं तो हमारी सुख समृद्धि और जिसके साथ वैसा जी रहे हैं उसकी सुख समृद्धि होती है कि नहीं। ये जितना अपने में देखते जाएंगे उतना उत्तर मिलता जाएगा। ऐसे ही अभी बहुत बार सुविधा और संवेदनाओं के भोग से हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। अपने से ये पूछ करके देखें कि हमको सुविधा का सदुपयोग सहज रूप में स्वीकार होता है या उसका दुरुपयोग और भोग सहज रूप में स्वीकार होता है। अपने से ये पूछ के देखें कि जब हम सुविधा का सदुपयोग करेंगे तब हमारी समृद्धि प्रकृति की समृद्धि और शरीर का स्वस्थ रहना होगा, या जब हम सुविधा का दुरुपयोग और भोग करेंगे तब हमारी समृद्धि हमारा स्वस्थ रहना और प्रकृति का समृद्ध रहना होगा। ये वेरिफिकेशन से एक एक मान्यता को जो अपने अंदर इकट्ठा कर लिए हैं या जो आज के दिन बाहर से आ रहा है, एक एक को इस टेस्ट से गुजारने की ज़रूरत है। सुख और समृद्धि पर भी हम लोगों ने थोड़ी बात की थी और ये पहचाना था कि अपने जीने की हर स्थिति परिस्थिति में हार्मनी को इंश्योर करना, व्यवस्था को इंश्योर करना, संगीतमयता को इंश्योर करना, बेसिकली ये सुख का मतलब है। उसी तरह से समृद्धि को हम लोगों ने पहचाना था परिवार की सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक को इंश्योर करना, ये समृद्धि का मतलब है। तो सुख का मतलब है अपनी जीवन क्रियाओं में संगीतमयता की स्थिति का हर समय बने रहना। जब अकेले बैठे हैं तब भी, जब परिवार में जी रहे हैं तब भी, जब समाज में जी रहे हैं तब भी, जब प्रकृति अस्तित्व में हमारा जीना हो रहा है तब भी हमारे अपने जीवन क्रिया की संगीतमयता बनी रहती है। इसका नाम सुख है। उसी तरह से समृद्धि को हम लोगों ने देखा कि जो हमारे परिवार की आवश्यकता है उसको पहचान करके उससे अधिक की उपलब्धि का जो भाव है उसका नाम समृद्धि है। और समृद्धि की पहचान हम लोगों ने की थी कि जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, हम दूसरों को देने की सोच पाते हैं, दूसरों को नर्चर करने की, दूसरों का पोषण करने की सोच पाते हैं। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है तो हम जाने अनजाने दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की भी सोच सकते हैं या सोच लेते हैं। तो समृद्धि की मानसिकता के साथ, समृद्धि के भाव के साथ हम दूसरों के लिए पूरक हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं। अभाव की मानसिकता के साथ हम दूसरों को भी अभावग्रस्त बनाने की तरफ चल देते हैं। परिवार में व्यवस्था पर जब हम लोग बात करने गए थे तो मुख्य रूप से ये पहचाना था कि संबंध में सुविधाओं का ध्यान रखना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भाव का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सुविधा में हम कितना भी ध्यान रखें एक दूसरे का, भाव में अगर ध्यान रखने का काम नहीं करें तो सारा किया हुआ मेहनत बेकार है। आपको दिन भर बढ़िया खाना खिलाया हुआ शाम को किए गए एक अपमान से बराबर हो जाता है। बल्कि वो अच्छा खाया हुआ खाना याद नहीं रहेगा, वो अपमान महीनों और वर्षों याद रहेगा। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध में मूल मुद्दा इन भावों को इंश्योर करने का है।
निश्चित रूप से ये भाव मैं आपके लिए इंश्योर कर सकूं, आप हमारे लिए इंश्योर कर सकें, ये दोनों ज़रूरी है। लेकिन अगर शुरू कभी भी करने जाएंगे तो इन भावों को समझ करके अपनी तरफ से इंश्योर करना ही रास्ता है। उसके साथ फिर दूसरा भी उसको इंश्योर करने की सोच सकता है, क्योंकि अगर हमको इन भावों की ज़रूरत दिखाई दे रही है तो हम ही तो ये काम कर सकते हैं। ज़रूरत हमको दिखाई दे, करने की अपेक्षा आपसे रखें, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? जिस काम की हमको ज़रूरत दिख रही है हम ही उसको करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसको ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है वो कैसे करेगा? कैसे कर सकता? और इन भावों को भी देखेंगे कि इंश्योर कैसे करें, पर जब हमने बात की थी तो ये भाव कोई ज़बरदस्ती अपने में विकसित करने की चीज़ नहीं है। ये भाव अपने में कोई ज़बरदस्ती विकसित करने की चीज़ नहीं है, बल्कि अस्तित्व की कुछ निश्चित वास्तविकताओं को समझने के आधार पर ये भाव अपने में बने रहते हैं। ये भाव अपने में बने रहते हैं। तो मूल मुद्दा अस्तित्व की निश्चित वास्तविकताओं को समझने का है, न कि मूल मुद्दा इन भावों को जबरदस्ती विकसित करने का है। जो मूल मुद्दा है वो अस्तित्व की कुछ निश्चित वास्तविकताओं को समझने का है, जिसके आधार पर ये भाव स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बने रहते हैं। तो ये जबरदस्ती विकसित करने की वस्तु नहीं है, बल्कि अस्तित्व की कुछ निश्चित वास्तविकताओं को समझना ये हमारा मूलभूत मुद्दा है। उसके तहत किन किन वास्तविकताओं को समझने से क्या भाव अपने में इंश्योर हो सकते हैं, उसको अगर देखेंगे तो हर मानव मूलतः शुभ चाहता है। इस बात को देखने के आधार पर उसकी मूल चाहना के ऊपर विश्वास बना रह सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अपनी योग्यता में कमी होने के बावजूद भी, अपनी तरफ से गलती और अपराध होने के बावजूद भी हमको अपनी मूल चाहना के ऊपर भरोसा बना रहता है। तो चाहना और योग्यता को जब हम अलग अलग करके देखते हैं तो हर मानव की मूल चाहना के ऊपर विश्वास बना रह सकता है, और इस विश्वास का आधार दूसरे का व्यवहार, दूसरे का आचरण या दूसरे का करना नहीं है, बल्कि मानव के रूप में जो मैंने स्वयं को समझा है वो समझ इसका आधार है। मैं अपने में जितना इस बात को पलट करके देखता हूँ कि मूल रूप में मेरी स्वीकृति क्या है, मेरी मूल चाहना क्या है, उतना अपने में ये बात साफ साफ दिखाई देती है कि मूल रूप में तो मैं सुख समृद्धि ही चाहता हूँ, अपना भी और दूसरे का भी। मूल रूप में मैं सुख और समृद्धि ही चाहता हूँ, अपना भी और दूसरे का भी। गलतियां होने के बावजूद भी, विरोध करने के बावजूद भी, अपमान करने के बावजूद भी, गुस्सा करने के बावजूद भी ये दिखाई देता है कि अपमान, विरोध और गुस्सा हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। जब भी कोई हमसे कहता है कि तुम ये अपमान क्यों कर रहे हो, तुम ये गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम ये विरोध क्यों कर रहे हो, हम तुरंत एक जस्टिफिकेशन बताना शुरू कर देते हैं, एक तर्क बताना शुरू कर देते हैं, एक कारण बताना शुरू कर देते हैं कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी, तुमने इस तरह से हमको विवश कर दिया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो अपने में इस चाहने और योग्यता के अंतर को जितना ठीक ठीक हम देख पाते हैं, उतना दूसरे की मूल चाहना के ऊपर भी हमारा भरोसा बना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि मूल रूप में मानव सही को समझना, सही को जीना, अपना शुभ और अगले का शुभ चाहता है। ये बात अभी भी जब आप बात कर रहे हैं ना, तब भी हमको ये दिखाई देता है कि फंडामेंटली तो आप अपना भी शुभ चाहते ही हैं, हमारा भी शुभ चाहते ही हैं। लेकिन दो में से एक बात हो रही है
या तो आपको बात की सार्थकता नहीं महत्व लग रही है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे, या कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण संवाद है आपस का इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। तो इस परिस्थिति में भी ये दिखना जरूरी है कि मानव मूलतः शुभ चाहता है। ये बात अगर नहीं दिखाई देगी ना तो हमको विरोध आ सकता है, हमको गुस्सा आ सकता है, बाहर उसको न भी व्यक्त करें अपना मन खराब हो सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करते लेकिन अपना मन खराब हो जाता है। तो हमको ये दिखना जरूरी है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं देता हुआ व्यक्ति भी, मोबाइल में लगा हुआ व्यक्ति भी, दूसरों से चर्चा और संवाद करता हुआ व्यक्ति भी मूल में शुभ चाहता है। ये बात दिखना जरूरी है, ये बात दिखना जरूरी है। और हर परिस्थिति में ये दिखेगा तभी अपना संतुलन बना रह सकता है। वो नहीं दिखेगा तो अपना संतुलन ही बिगड़ जाता है, अपना संतुलन ही बिगड़ जाता है। अपना संतुलन अगर बिगड़ेगा तो बाहर भी हम असंतुलित करने का ही काम करेंगे, ये पक्का है, ये पक्का है। तो दूसरे भी जब हमारे मनोनुकूल काम नहीं कर रहे होते हैं ना, उस समय भी ये दिखना जरूरी है कि मानव मूलतः शुभ चाहता है। मानव मूलतः अपनी सुख समृद्धि चाहता है, हमारी सुख समृद्धि चाहता है, ये दिखना जरूरी है। फर्क इतना ही है कि अपने सुखी और समृद्ध होने का जो तरीका उसने मान लिया है वो तरीका ठीक नहीं है। वो उसको भी सुख समृद्धि नहीं देता है और वो दूसरों की सुख समृद्धि में भी कुछ खास सहयोगी नहीं हो पाता है। लेकिन योग्यता की जगह पर कमी होने के बावजूद भी फंडामेंटली मानव के रूप में हम शुभ चाहते हैं, इस बात पर भरोसा होने का नाम विश्वास है। तो इस विश्वास का आधार आपका करना नहीं है। तो आप अगर आपस में बात कर रहे हैं उसको देख करके ही अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आप हमको परेशान करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके बात करने को देख करके ही मैं निष्कर्ष निकालूं तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आपकी समझने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन उस करने को नहीं देख करके फंडामेंटली अपने मूल में जब मैं देखने जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि समझने में रुचि तो हमको होती है, लगता नहीं है कि इससे हमारा कुछ भला होगा तो उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, समझने में तो हमारी रुचि होती है लेकिन उस समय दूसरे और महत्वपूर्ण काम होते हैं, इसलिए उसमें लगे होने के कारण हम समझने का काम नहीं करते। ये इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, अपनी मूल स्वीकृति या मूल चाहना और योग्यता, ये दोनों के बीच के अंतर को जितना अधिक पकड़ पाएंगे हम, उतना कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, खराब से खराब परिस्थिति में भी, बेकार से बेकार परिस्थिति में भी हमारा दूसरे की मूल चाहना के ऊपर भरोसा बना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारा अपनी मूल चाहना के ऊपर भरोसा बना रहता है। हर गलती करता हुआ व्यक्ति, आप कभी भी पूछिए कि क्यों कर रहे हो, वो एक जस्टिफिकेशन देता है, एक कारण देता है, एक तर्क देता है। वो कारण, वो जस्टिफिकेशन, वो तर्क ही ये बात को बताता है कि मूल में वो वैसा नहीं करना चाहता है। तो फंडामेंटली विश्वास का मूल जगह देखेंगे ना, वो जगह ये है कि हमारे मनोनुकूल काम नहीं करता हुआ व्यक्ति भी, गलती और अपराध करता हुआ व्यक्ति भी वस्तुतः अपना शुभ चाहता है, अगले का शुभ चाहता है। उसको अपने सुखी समृद्ध होने का कोई ठीक उपाय नहीं दिखता है, तो गलत उपायों से खुद सुखी समृद्ध होने के प्रयास में वो दूसरों की दुख का, पीड़ा का, समस्या का कारण बन जाता है, कारण बन जाता है। फंडामेंटली वो चाहता नहीं है वैसा, ये बात दिखना जरूरी है। ये बात दिखेगी
तो वो हमारे विश्वास का आधार बनी रह सकती है। अगर उसको नहीं देख करके हम सिर्फ करने को ही देखेंगे कि वो आदमी तो गुस्सा कर रहा है, वो तो जोर से बोल रहा है, वो तो विरोध कर रहा है, ठीक है, वो तो ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो 10 और चीज़ों में उलझा हुआ है, वो तो हमको अपमानित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। ये सारे करने को देखने से उसके चाहने के बारे में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चाहने के बारे में अगर निष्कर्ष निकालना है तो अपना ही अध्ययन करके देखना पड़ेगा कि हम जब किसी का अपमान करने की सोच रहे होते हैं, हम जब किसी का विरोध करने की सोच रहे होते हैं, हम जब किसी से बदला लेने की सोच रहे होते हैं, तो क्या वो हमको सहज रूप में स्वीकार होता है? क्या उस समय हम आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं? उस स्थिति में बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? ये सारे उत्तर हमको ये बता देते हैं कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा की स्थिति में हम मजबूरन रहते हैं, बाध्यतावश रहते हैं, न कि स्वेच्छावश उसमें रस ले पाते हैं। वो हमारी मजबूरी है, हमारी बाध्यता है। इसीलिए आप कभी भी किसी को देखिए, थप्पड़ क्यों मारा, वो एक उदाहरण बताएगा, तुमने गाली क्यों दी, तुमने गाली क्यों दी, वो कहेगा पिछले दिन तुमने हमारा ये क्यों खराब किया था। हर बार एक तर्क होता है कि तुमने हमको बाध्य कर दिया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो विश्वास का फंडामेंटल जगह यह है कि हर तरह की गलती और अपराध करता हुआ व्यक्ति भी मूल में शुभ ही चाहता है, इस बात के ऊपर हमारा भरोसा बना रहता है। और इस भरोसे का आधार हमारा स्वयं का अध्ययन है, न कि दूसरे का करना है। दूसरे के करने से अगर भाव को तय करने जाएंगे, करने में जैसे ही कमी दिखाई देगी, सम्मान के बदले अपमान, स्नेह के बदले विरोध शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सम्मान के भाव के तहत मूल मुद्दा दूसरे को एक अपने जैसे मानव के रूप में पहचानना है, न कि धन, पद, जाति, भाषा, संप्रदाय, रूप, रंग, पैसा, बोली, इन आधारों पर अगले को पहचानने के बदले फंडामेंटली अगला भी मेरे जैसा एक मानव है, जो मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है, जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है। जैसे मैं सुख समृद्धि चाहता हूँ, वैसे वो भी सुख समृद्धि चाहता है। जैसे सही को समझने जीने की कामना मेरी है, वैसे ही उसकी भी है। जैसे मैं अपने अंदर इच्छा विचार आशा कर पाता हूँ, वैसे अगला भी कर पाता है। जैसे मैं चीज़ों को ठीक ठीक समझ करके सही समझ और सही भाव को इंश्योर कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ, वैसा अगला भी चाहता है। सहज स्वीकृति हम दोनों की एक जैसी है। इन बातों को हम जितना पहचान पाते हैं और दूसरे को अपने जैसे एक मानव के रूप में स्वीकार पाते हैं, जाति, रंग, भाषा, धर्म, संप्रदाय, ये सब को साइड करके, उतना वस्तुतः हमको एक मानव मानव के रूप में दिखाई देता है। और यही एक मानव का सम्मान है। अगर हम धन के आधार पर, पद के आधार पर, जाति के आधार पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धन के आधार पर आदमी को देख रहे हैं, तो हम आदमी नहीं देख रहे, हम धन देख रहे, हम पद देख रहे, हम संप्रदाय देख रहे, हम भाषा देख रहे, हम रूप और रंग देख रहे, हम शरीर देख रहे, जीवन नहीं देख रहे, मैं को नहीं देख रहे। इसी तरह से स्नेह की जगह पर देखेंगे ना, तो ये प्रकृति जितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है, अस्तित्व जितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, हम जितना एक दूसरे से अपने को अंतर संबंधित देख पाते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर स्नेह का भाव पैदा होता है। और इस पर पीछे हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की थी कि पूरे अस्तित्व को ही देखेंगे तो एक दूसरे से अंतर संबंधित जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक धरती पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, न कि अलग से कोई इकाई है।
मानव इस पृथ्वी की बाकी इकाइयों के साथ जुड़ा हुआ ही है, न कि अलग से कोई वस्तु है। और आज के दिन मानव समाज में तो करने की जगह पर भी हम बहुत जुड़ गए हैं एक दूसरे से, जिसके उदाहरण में हमने ये बात की थी कि जो खाना भी आज के दिन हम खा रहे हैं, जो कपड़ा भी हम आज के दिन पहन रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें लाखों करोड़ों लोगों का योगदान समझ में आता है, उसकी भूमिका समझ में आती है। जितना ये जुड़ाव हमको दूसरे के साथ दिखाई देता है, जितना दूसरे की मूल चाहना पर विश्वास बना रहता है, दूसरा भी अपने जैसे मानव के रूप में दिखाई देता है, उतना उतना दूसरा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखता है। दूसरे को अपने संबंधी के रूप में जो देख पाने, स्वीकार पाने का भाव है, उस भाव का नाम स्नेह है। उस भाव का नाम स्नेह है। दूसरा संबंधी के रूप में हमको दिखाई देता है तो उसके जीवन को, मैं को समझदार जिम्मेदार बनाने की भी हमारी स्वीकृति होती है, उसके शरीर को पोषण संरक्षण करने की भी हमारी स्वीकृति होती है। तो शरीर के पोषण संरक्षण करने को ममता के रूप में पहचाना है, और मैं को समझदार जिम्मेदार बनाने की जो स्वीकृति है उसको वात्सल्य के रूप में पहचाना है। तो ममता और वात्सल्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, निष्पन्न होते हैं, अगर दूसरा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखता है और वो भी मेरी ही तरह जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में दिखता है। संबंधी नहीं दिखेगा तो स्नेह ही नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा तो ममता और वात्सल्य नहीं होगा। संबंधी दिखे लेकिन अगर अगले को शरीर ही मान रखे हैं तो ममता के रूप में शरीर के पोषण संरक्षण का तो खूब सोचेंगे, जीवन को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। आगे देखेंगे तो दूसरे से मिलने वाले सहयोग को जब हम अपनी ज़िंदगी में देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो कृतज्ञता का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के लिए मूल मुद्दा दूसरे से मिलने वाले सहयोग को देखना है। वो सहयोग जितना जितना हमको दिखाई देता है, कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से अपने अंदर आती है। इसी तरह से दूसरे की अच्छाइयों को, दूसरे की श्रेष्ठता को जितने अंशों में भी, जितने डिग्री में भी वो कर पाए हैं, उसको देखने से जो भाव आता है उसको गौरव कहते हैं। दुर्भाग्य हमारा आज के दिन ये हो गया है कि दूसरे में 25 अच्छाइयाँ हैं वो हमको दिखाई नहीं देती है, 2 कमियाँ हैं नज़र वहीं अटक जाती है। दुर्भाग्य हमारा ये हो गया है कि दूसरे ने ज़िंदगी में 100 बार हमारा मदद किया हो वो हमको याद नहीं रहता है, 2 बार किसी जगह पर नहीं करे उसकी गांठ बांध के रखते हैं। आप देखिएगा ना, ज़िंदगी में 10 साल से आप किसी की मदद कर रहे हो, उसका एप्रिसिएशन मिला हो चाहे नहीं मिला हो, जिस बार आप मना करेंगे ना उस बार की शिकायत ज़रूर होने वाली है, और वो सिर्फ आप तक नहीं होगी, घूम घूम के जितने रिलेटिव होंगे ना आपके, वो सब जगह तक शिकायत पहुंची हुई दिखाई देगी। तो दुर्भाग्य हमारा ये हो गया है, और इसको अगर ठीक करना है तो जबरदस्ती कृतज्ञता या गौरव नहीं विकसित हो सकता है। आँख खोल के देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमको सहयोग मिल पाया है। आँख खोल के ये देखने की ज़रूरत है कि अगले में क्या क्या श्रेष्ठता है, और वो श्रेष्ठता को सभी जगहों पर जीने के सभी आयामों में अगर सुनिश्चित कर पाए हैं, तब जो भाव है उसको श्रद्धा के रूप में पहचाना है। और अंततोगत्वा हर मानव को अपने संबंधी के रूप में देख करके उसके साथ आत्मीयता पूर्वक जुड़े होने को महसूस करने का जो भाव है उसको प्रेम के रूप में पहचाना है, उसको प्रेम के रूप में पहचाना है। तो ऐसा देखेंगे ना, तो जहाँ से हमको सहयोग मिल रहा है वहाँ पर कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा इन भाव की प्रधानता है। जहाँ हम सहयोग कर पा रहे हैं वहाँ वात्सल्य और ममता की प्रधानता है, और प्रेम पूर्ण मूल्य है जो इन सभी भावों के रूप में एक्सप्रेस होता है। और ये जो विश्वास, सम्मान और स्नेह है ये तो हर संबंध में महत्वपूर्ण है, लेकिन बराबर वाले जितने भी संबंध होते हैं, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मित्र मित्र का हो,
उन संबंधों में इसका महत्व सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है। सोचा जाए इस पर। आगे जो हम लोगों ने समाज में व्यवस्था पर जब बात को किया था, तो ये पहचाना था कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये चारों हमारे मानव लक्ष्य हैं। हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समाधान के साथ समृद्धि, समाज में समाधान और समृद्धि के साथ अभय, और ये प्रकृति या अस्तित्व में समाधान, समृद्धि, अभय के साथ सहअस्तित्व, ये हमको जीने के डिज़ाइन के रूप में, स्वरूप के रूप में समझ में आता है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था के ये 5 आयाम, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष, ये 5 आयाम समझ में आते हैं। शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति की समझदारी सुनिश्चित होती है। न्यायपूर्वक जीने से अभय सुनिश्चित होता है। शेष प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग करने से प्रकृति में, अस्तित्व में सहअस्तित्व सुनिश्चित होता है। स्वास्थ्य संयम से सुविधा की आवश्यकता पहचान में आती है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, और शरीर का स्वास्थ्य बना भी रहता है। उत्पादन कार्य से हम सुविधा का उत्पादन कर पाते हैं, और विनिमय कोष की जगह पर जिन सुविधाओं का हम खुद उत्पादन नहीं करते हैं, उसको एक्सचेंज के माध्यम से एक दूसरे तक पाने का काम कर लेते हैं। अगर ये विनिमय की प्रक्रिया ठीक नहीं हो और हमको ट्रेन से यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो गेहूँ बांध के ले जाना पड़ेगा ताकि वहाँ खा सकें। विनिमय की एक प्रक्रिया है, हम आराम से ट्रेन और एरोप्लेन से चले जाते हैं, वहाँ बढ़िया खाना मिल जाता है। तो ये दिखता है कि इन 5 आयामों को सुनिश्चित करने के आधार पर ये चारों मानव लक्ष्य सुनिश्चित हो सकते हैं, और इसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत परिवार से लेकर के विश्व परिवार तक है। जिस जगह पे भी हम इसको रोक देंगे, उसके बाहर की अव्यवस्था हमको परेशान करने ही वाली है। तो आज अगर देखेंगे तो एक राष्ट्र भी, छोटा मोटा तो छोड़ दीजिए, परिवार समूह, एक राष्ट्र भी सिर्फ अपने में व्यवस्थित नहीं रह सकता है जब तक बाकी राष्ट्रों के व्यवस्थित होने का काम नहीं हो जाए। इतने जुड़ गए हैं हम एक दूसरे के साथ कि हम उस तरह से आज आइसोलेटेड नहीं रह गए हैं जीने की जगह पे भी। तो अंततोगत्वा इस व्यवस्था को पूरे विश्व परिवार तक ही सुनिश्चित होने की जगह दिखाई देती है। इसके साथ जब हम प्रकृति की व्यवस्था को देखने गए थे और ये बात पहचानने की कोशिश की थी कि हम जीना जैसा चाहते हैं समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के साथ, प्रकृति में वैसा जीने का डिज़ाइन है कि नहीं है। वहाँ पर हमने ये पहचाना था कि प्रकृति की जो बाकी 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तो एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं ही, पूरक हैं ही। ये सभी मानव के लिए भी पूरक है। मानव भी मूल रूप में इनका पूरक होना ही चाहता है। मूल स्वीकृति मानव की वही है। समझ या ज्ञान के साथ उस पूरकता को कर पाता है, समझ या ज्ञान के बिना चाह करके भी उस पूरकता का निर्वाह नहीं कर पाता है। मानव का कोर आइडिया यह है कि ये जो सुख और समृद्धि की चाहना है ना, ये सुख और समृद्धि जिस काम से जुड़ जाता है वही हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो अगर ये सुख, समृद्धि, सुविधा और संवेदना से जुड़ गया तो वही लक्ष्य बन जाएगा। अगर ये सुख, समृद्धि दूसरों से भाव पाने, पहचान पाने, सम्मान पाने, यश पाने से जुड़ गया तो वही लक्ष्य बन जाएगा। अगर ये सुख, समृद्धि समझने से जुड़ जाए, ज्ञान से जुड़ जाए, समझदारी से जुड़ जाए, अपने में ठीक भाव के सुनिश्चित होने से जुड़ जाए, तब वो ज्ञान, समाधान या सही समझ और सही भाव हमारा लक्ष्य बनता है, लक्ष्य बनता है। मानव के साथ दूसरी कठिनाई ये होती है कि उसका अपना ही सुख, समृद्धि जब सुनिश्चित नहीं होता है ना, तब वो जाने अनजाने दूसरों की सुख, समृद्धि में बाधा पहुंचा के भी खुद सुखी, समृद्ध होना चाहता है।
कि जब उसको अपने सुखी समृद्ध होने का उपाय नहीं पता चलता है, तब वो जाने अनजाने दूसरों की सुख समृद्धि में बाधा पहुंचा के भी खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है। अगर मानव को अपने सुखी समृद्ध होने का एक व्यवस्थित डिजाइन मिल पाए तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरों को सुखी समृद्ध करना ही चाहता है, करना ही चाहता है। प्रकृति की व्यवस्था को बहुत विस्तार नहीं किया था हम लोगों ने, लेकिन ये बात पर ध्यान दिलाया था कि किसी भी इकाई की अगर व्यवस्था को हम बने रहने देना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, उसकी अपनी व्यवस्था को पुष्ट करना चाहते हैं, तो पदार्थ अवस्था को जिस स्थिति में है वैसा बने रहने देना जरूरी है। तो पानी पानी की तरह बना रह सके, हवा हवा की तरह बना रह सके, धरती धरती की तरह बना रह सके, उसका अस्तित्व कायम रहे, ये जरूरी है। प्राण अवस्था के साथ जी रहे हैं तो वो बना भी रहे और साथ साथ ग्रो करता रहे, पुष्ट होता रहे, ग्रोथ होता रहे, इस रूप में हमारी भागीदारी जरूरी है। जीवावस्था के साथ जब हम जी रहे हैं तो वो उसकी जो जीने की आशा है, अपने शरीर को बनाए बचाए रखने की प्रवृत्ति जो दिखाई देती है किसी भी जीव में, उसमें हम सहयोगी हो सकें, पूरक हो सकें, ये उसकी व्यवस्था में सहयोग का डिजाइन है। और मानव को देखेंगे तो मानव जो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, उसके निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने में हम सहयोगी हो जाएं, पूरक हो जाएं, ये मानव के साथ जीने का डिजाइन दिखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो कैसे अच्छा हो सकते हैं उसको देखेंगे तो पदार्थ अवस्था को बेहतर करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बनावट, उसकी संरचना में बदलाव करने की जरूरत है। अगर हमको लोहे में ये बात दिखाई देती है कि जंग लगने का काम होता है और हम चाहते हैं कि जंग नहीं लगे, तो उसकी संरचना में, उसकी बनावट में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके परिणाम में बदलाव करने की जरूरत होगी ताकि उसमें जंग लगने का काम नहीं हो। प्राण अवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर करना हो तो बीज के बेहतर सिलेक्शन की और बीज को बेहतर करने की जरूरत है। जीवावस्था को दिनों दिन बेहतर करना हो तो उसके बेहतर वंश के सिलेक्शन की और वंश को दिनों दिन बेहतर करने की जरूरत है। आदमी की पीढ़ी को दिनों दिन बेहतर करना हो तो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया को स्थापित करने की ज़रूरत है और दिनों दिन उसको और विकसित और बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य का आचरण उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक पौधे का बीज से तय होता है कि कौन सा पौधा होगा, एक पशु पक्षी का वंश से तय होता है कि उसका आचरण कैसा होगा, ऐसे मनुष्य का जीना, मनुष्य का आचरण उसके शिक्षा संस्कार से तय होता है कि वो कैसा होगा। इतने के साथ जब हम अस्तित्व की व्यवस्था को देखने गए थे तो ये बात किया था कि अस्तित्व में एक एक के रूप में जो इकाइयाँ दिखाई देती हैं उसके समूह को हमने प्रकृति के रूप में देखा था, और ये प्रकृति इस स्पेस में, इस व्यापक में सबमर्ज्ड दिखाई देती हैं, संपृक्त दिखाई देती हैं। इसी व्यापक के सहअस्तित्व में, व्यापक में डूबा हुआ होना इसका दिखाई देता है। तो किसी भी इकाई को देखने जाते हैं तो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, वो सीमित दिखाई देती है, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिखाई देती है। जबकि व्यापक स्वयं को देखेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है और वहाँ कोई क्रिया भी नहीं दिखती है। तो स्पेस को देखेंगे तो उसकी बाउंड्री भी नहीं दिखाई देती है, न ही उसमें कोई क्रिया होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसको क्रिया शून्य या शून्य नाम दिया है। ये व्यापक और प्रकृति, इन दोनों का अंतर संबंध देखेंगे क्या है, तो ये दोनों हमेशा साथ साथ बना रहता है। और प्रकृति के इकाई के सापेक्ष में जब स्पेस को देख के भाषा देने जाते हैं तो तीन बात कहते, जहाँ इकाई है वहाँ भी स्पेस या व्यापक वस्तु का होना है, इकाई की बाउंड्री और उसके चारों तरफ भी स्पेस का होना है, और बाहर भी सब जगह स्पेस का होना है।
ये बाहर भी जो सब जगह स्पेस का होना है, ये इस बात को इंगित करता है कि हम सभी उसी एक स्पेस में हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे तालाब की सभी मछलियाँ पानी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। ये जुड़ाव दिखता है हमको अगर अपने से बाहर भी हम उस स्पेस को फैला हुआ देख पाते हैं और उसी में आप सबको भी देखते हैं। तो ऐसे ही बाउंड्री पर जो स्पेस का होना है, जिसको हम घिरा हुआ होना कहते हैं, ये वस्तुतः इकाई के व्यवस्थित होने को, नियंत्रित होने को इंगित करता है। और इकाई के जो जहाँ इकाई है वहाँ भी जो व्यापक वस्तु है उसको बेसिकली इकाई की ऊर्जा संपन्नता के रूप में, क्रिया होने के रूप में पहचाना है। पिछले दिन हमने इस पर बहुत विस्तार किया था, इसलिए अभी नहीं करता हूँ कि प्रकृति की हर इकाई को देखेंगे तो ऊर्जा संपन्न दिखाई देगी, छोटी से छोटे परमाणु से लेके बड़ी से बड़ी धरती तक। प्रकृति की हर इकाई को देखेंगे तो व्यवस्थित दिखाई देगी, छोटे से छोटे परमाणु से लेके बड़ी से बड़ी धरती तक। प्रकृति की हर इकाई को देखेंगे दूसरी इकाई के साथ संबंध को पहचानती हुई, निर्वाह करती हुई, भागीदारी करती हुई दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसे एक परमाणु अणु और अणुरचना में भागीदारी करता है, ठीक वैसे ही जैसा धरती इस सोलर सिस्टम में भागीदारी को कर रहा है। मानव में देखेंगे तो कुछ क्रिया यहाँ पर है ऊर्जा संपन्नता के रूप में, इच्छा विचार आशा के रूप में। स्वयं में व्यवस्था का इतना स्वरूप है स्वयं में व्यवस्था का इतना स्वरूप है कि जितना यहाँ समझता है उतना व्यवस्थित होकर जीता है, जितना समझने में कमी रह जाती है उतना यहाँ व्यवस्था में जीने में कमी हो जाती है। तो मानव में देखेंगे तो कुछ क्रिया है इच्छा विचार आशा के रूप में, और सही समझ सही भाव के रूप में कुछ और क्रिया होने की संभावना है। उसी तरह से यहाँ व्यवस्थित होने के रूप में जितना समझे हैं उतना व्यवस्थित होके जी पा रहे हैं। न्यूनतम इतनी व्यवस्था तो है ही कि नियम को तोड़ के मनमानी करने का कोशिश करते हैं तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और समझ के साथ जीते हैं तो स्वयं में व्यवस्थित रहते हैं। स्वयं में व्यवस्थित होते हैं तो परिवार, समाज से लेकर राष्ट्र, विश्व तक दूसरे मानव और प्रकृति के साथ व्यवस्था में भागीदारी भी कर पाते हैं। यहाँ खुद ही व्यवस्थित होने में समस्या है तो बाहर तो समस्या फैलाएंगे ही। अपने ही पैर में कीचड़ लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पैर रखेंगे वो कीचड़ फैलेगा ही। बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, समय की सीमा को ध्यान में रख करके मैं सोचता हूँ थोड़ा जीवन क्रिया को एक्सप्लेन करने का काम और कर दूँ कि अब ऊपर से देखेंगे ना तो पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो अनुभव की क्रिया का मतलब है पूरा अस्तित्व अब हमको व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में एक अखंड वास्तविकता के रूप में दिखाई देता है, जिसके हम भी एक हिस्से हैं, जिसके आप सब भी एक हिस्से हैं, और पूरी प्रकृति ही जिसका एक हिस्सा है। तो ये दिखना जो है अपने में कि पूरी प्रकृति व्यापक में संपृक्त है, पूरी प्रकृति व्यापक में संपृक्त है और व्यापक में संपृक्त रहते हुए ऊर्जा संपन्न है, स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है। इस मूलभूत सच्चाई को अपने में हर क्षण देखते रहने का, महसूस करने का नाम वस्तुतः ये अनुभव की क्रिया है। तो अनुभव की क्रिया का मतलब है अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में पहले से ही है, हम उसको वैसा ही देख पाते हैं। तो अपने में अनुभव की क्रिया होने का मतलब है अस्तित्व जो पहले से ही सहअस्तित्व पूर्वक है, व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, उसको देखने का काम हम करते हैं। तो अनुभव की जगह पर हम कुछ नया बनाने का काम नहीं कर रहे हैं,
कुछ नया क्रिएट करने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग थलग हट के सोचने देखने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अस्तित्व पहले से जैसा है ही उसको वैसा ही देखने, समझने, पहचानने, जानने का काम कर रहे हैं। तो हमारे देखने या नहीं देखने से अस्तित्व में बदलाव नहीं होता है। हम यहाँ आंख बंद कर लें तो ये सामने का पंखा गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पंखा वहीं बना रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा, इतनी ही बात होती है। तो अनुभव की क्रिया के अभाव में भी अस्तित्व तो सहअस्तित्व पूर्वक ही रहता है। हमको दिखाई नहीं देता, हमको महसूस नहीं होता। फर्क क्या पड़ता है उससे? जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है, महसूस नहीं हो पा रही है, वो वहाँ रहते हुए भी मेरे किसी काम का नहीं है। अगर हमको यहाँ पंखा दिखाई नहीं दे, ये कैमरा दिखाई नहीं दे, वो कैमरा मेरे लिए किस काम का, वो पंखा मेरे लिए किस काम का? उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते न, उसका अपने जीने में कहीं उपयोग सदुपयोग नहीं हो सकता न। तो अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक देखने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो अनुभव की क्रिया का सामान्य मतलब है अस्तित्व जैसा है मैं उसको वैसा ही देखता हूँ, महसूस करता हूँ। एक बार हमको अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक दिखता है तो वैसा ही जीने का हमारा निर्णय होता है, वैसा ही सहअस्तित्व को ही जीने के अर्थ में हमारा निर्णय होता है। उसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है कि हम अब सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही तत्पर होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ये प्रामाणिकता की क्रिया का मतलब है। तो सहअस्तित्व में अनुभव होने के आधार पर सहअस्तित्व को ही अपने जीने में प्रमाणित करने की जो तत्परता है उसको प्रामाणिकता की क्रिया के रूप में पहचाना है। वहां से नीचे उतर के देखेंगे तो अस्तित्व जो व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में समझ में आया, अब उसमें प्रकृति को जब हम विस्तार करके देखने का काम करते हैं और पूरी प्रकृति हमको एक व्यवस्था के रूप में समझ में आता है, उसका स्वभाव, उसका धर्म, उसकी अनुसंगीयता, जिस पर थोड़ी बात हमने की थी पहले, वो प्रकृति पूरी एक व्यवस्था के रूप में हमको समझ में आती है। उन चारों अवस्थाओं की परस्पर पूरकता दिखती है। हर अवस्था का स्वभाव, हर अवस्था का धर्म, हर अवस्था की अनुसंगीयता हमको ठीक ठीक समझ में आती है। उसको बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। प्रकृति जब व्यवस्था के रूप में हमको समझ में आती है, जिसके हम भी एक हिस्से हैं, जिसका मतलब स्वयं को भी एक व्यवस्था के रूप में जब हम देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो उस व्यवस्था के साथ जो जीने का निर्णय है उसको संकल्प के रूप में पहचाना है। तो प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देखना ये बोध की क्रिया है। व्यवस्था के रूप में जीने का निर्णय लेना ये संकल्प की क्रिया है। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो इस पूरे प्रकृति में मानव के रूप में मेरी व्यवस्था में भागीदारी क्या है उसको देख पाने, पहचान पाने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है कि इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे अस्तित्व में मानव के रूप में मेरी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या है, इसको देखने को, इसको पहचानने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। निश्चित रूप से जो व्यवस्था में भागीदारी हमको समझ में आएगी कि मानव के रूप में ये मेरी व्यवस्था में भागीदारी है, वैसा ही जीने की इच्छा बनाएंगे हम, वैसा ही जीने का चित्रण बनाएंगे हम, वैसा ही जीने का योजना बनाएंगे हम। तो चिंतन के आधार पर हमारी इच्छा या हमारा चित्रण स्थिर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अब हमको संबंध और व्यवस्था के अर्थ में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीने का ही चित्रण होता है। सुविधा का संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग करने का ही चित्रण होता है। समाज में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने का ही चित्रण होता है। प्रकृति में परस्पर पूरकता का ही चित्रण होता है। उन सभी इकाइयों के स्वभाव, धर्म और अनुसंगीयता को ध्यान में रख के ही जीने का चित्रण हमारा होता है।
इस रूप में हमारी इच्छा निश्चित हो जाती है, स्थिर हो जाती है और उसमें गलती की संभावना खत्म हो जाती है। ये जो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में हमने अनुभव किया ना, इसको सत्य के रूप में भी पहचाना है, इसको सत्य नाम भी दिया है। तो सत्य में अनुभव, ये जो प्रकृति को हमने व्यवस्था के रूप में पहचाना है ना, उसी व्यवस्था को एक दूसरा नाम धर्म भी दिया है, धारणा भी दिया है। तो इस दर्शन में देखेंगे तो धर्म का मतलब है उसका व्यवस्था, उसका व्यवस्थित होना। तो अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में हमको समझ में आया है, इसको सत्य कहा है। प्रकृति जो व्यवस्था के रूप में हमको दिखाई देती है, इसको धर्म कहा है। और ये जो मानव की हम इस पूरे प्रकृति में, अस्तित्व में, व्यवस्था में भागीदारी को देखते हैं, उसको न्याय के रूप में पहचाना है। तो अनुभव, बोध और चिंतन की क्रिया के साथ अब क्या होता है, तो हमारे तुलन में न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि स्थापित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ इच्छा हमारी बनी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने की, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम को प्रमाणित करने का, सुविधा के संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग को प्रमाणित करने का जो इच्छा बना, उसके लिए जब हम विचार करने जाएंगे, विश्लेषण करने जाएंगे, तो सारे विश्लेषणों में से उस विश्लेषण का चयन करेंगे जो न्याय की दृष्टि से सबसे ठीक है, जो धर्म की दृष्टि से सबसे ठीक है, जो सत्य की दृष्टि से सबसे ठीक है। अभी जो हमारे चयन का आधार होता है, इन सारे विचारों में से किसको चुनेंगे, उसका जो आधार होता है वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि होती है। लाभ का मतलब सुविधा या फायदा किस में अधिक मिलेगा। आदमी कौन से बिजनेस को करता है, जिसमें सुविधा या पैसा सबसे अधिक मिले। अब अगर लौट के देखेंगे, यहाँ से न्याय की दृष्टि से देखेंगे, तो हम उस बिजनेस को करना चाहेंगे जिसमें जीते हुए मनुष्यों का भी तृप्ति बना रहे और प्रकृति भी संतुलित रह सके। तो न्याय की दृष्टि है। अगर हमको वो नहीं देख करके इतना ही समझ में आ रहा है कि पैसा किस में अधिक से अधिक मिलेगा, तो लाभ की दृष्टि है। हित की दृष्टि का मतलब होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं। प्रिय की दृष्टि का मतलब होता है ये पांचों संवेदनाओं में हमको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी जो हमारे जीने का ज़्यादातर डिज़ाइन है, वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि यहाँ तुलन में है, कंपैरिजन की दृष्टि है, और उसी के बेसिस पर हम सारे विश्लेषणों में से किसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार अनुभव, बोध और चिंतन की क्रिया अपने में सुनिश्चित होती है, तो अब हमारी दृष्टि न्याय, धर्म, सत्य की बन जाती है और प्रिय हित लाभ उससे नियंत्रित रहता है। नियंत्रित रहने का मतलब प्रिय का ध्यान हम अभी भी रखेंगे, जो संवेदनाओं में अनुकूलता है उसका ध्यान रखेंगे, हित का, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लाभ का भी ध्यान रखेंगे कि हमको सुविधा की आवश्यकता पूरी हो, लेकिन न्याय की दृष्टि के साथ पूरी हो, धर्म की दृष्टि के साथ पूरी हो, सत्य की दृष्टि के साथ पूरी हो। ये इंश्योर करने का काम हम करते हैं। उन सारे विचारों में से जिस विचार को भी हम आगे बढ़ाते हैं, वहाँ देखेंगे तो आस्वादन की जगह पर अब क्या होता है, तो पहले जो हम सिर्फ सुविधाओं का ही आस्वादन किया करते थे, जिसको रुचि मूलक आस्वादन कहते हैं, उसकी जगह अब संबंध में भाव का आस्वादन प्रमुख हो जाता है उसकी तुलना में। एक कॉमन उदाहरण देखेंगे ना, तो आज के दिन आदमी कितना बड़ा गिफ्ट देता है ना, उसके हिसाब से ये तय होता है कि वो कितना हमारे साथ स्नेह करता है या कितना हमारा सम्मान करता है। जबकि ध्यान से देखेंगे तो सम्मान या स्नेह का भाव अलग चीज है, सुविधा एक अलग चीज है। अब अगर मूल्य मूलक दृष्टि से हम देखते हैं, तो भाव मूलक दृष्टि से देखते हैं, तो आप गिफ्ट कितना बड़ा लाए हैं ये मेरे लिए सेकेंडरी है। आप किस भाव से उसको हमको दे रहे हैं वो हमारे लिए प्रमुख हो जाता है। रुचि मूलक दृष्टि से देखते हैं तो आपका भाव पर हमारा ध्यान नहीं रहता है,
सुविधा किस क्वालिटी की लाए हैं उसी पर हमारा ध्यान रहता है। वो घोड़े का पट्टी देखे होंगे ना, सब तरफ से बांध देते हैं, उसको रोड के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, लगता है दुनिया इतनी ही है। तो रुचि मूलक आस्वादन की जो पट्टी बन जाती ना, तो सुविधा और संवेदना के अलावा कुछ दिखता नहीं। ऊपर से न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ जब ये आस्वादन को देखते हैं ना, तो रुचि मूलक आस्वादन के ऊपर मूल्य मूलक आस्वादन दिखाई देता है। संबंध में भाव को हम वरीयता से देखते हैं, और उससे भी ऊपर जाके देखते हैं तो लक्ष्य मूलक आस्वादन दिखता है कि ज्ञान के आधार पर हम तृप्त रहते ही हैं, समझदारी के आधार पर हम तृप्त रहते ही हैं, व्यवस्था में समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के अर्थ में भागीदारी करके हम तृप्त रहते ही हैं। तो जीवन लक्ष्य जो समझदारी है और जो मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है, उसमें भागीदारी करके हमारी तृप्ति बनी ही रहती है। चूंकि तृप्ति हमारी उससे बनी हुई है, इसलिए अब हम तृप्ति को दूसरों से भाव मांगने में या सुविधा संवेदना में ढूंढने में नहीं लगाते। मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि अगर पीने के लिए साफ पानी का तालाब बगल में मिल जाए तो गंदे नाले में मुंह मारने कौन जाएगा। वो साफ पानी का तालाब नहीं मिलता है और प्यास बहुत तेज हो जाती है, तो गंदे नाले में भी मुंह मारना मजबूरी हो जाता है हमारा। क्या करेंगे जी। ऊपर से अनुभव बोध और चिंतन की क्रिया के आधार पर जब न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रिय हित लाभ की दृष्टि होती है, और यहाँ पर हम जागृति रूपी लक्ष्य, समझदारी रूपी लक्ष्य, व्यवस्था रूपी लक्ष्य, उसका आस्वादन कर पाते हैं, उसका स्वाद ले पाते हैं, तो उस स्वाद की जो तृप्ति हमारे में होती है, वो फिर हमको सुविधा संवेदना से तृप्ति ढूंढने के लिए खत्म कर देती। क्योंकि जीवन तो एक ही है ना, वो एक बार तृप्त होना शुरू हो गया तो अब तृप्ति ढूंढने क्यों जाएगा कहीं, क्यों जाएगा कहीं। इस आस्वादन के साथ देखेंगे तो यहाँ लक्ष्य मूलक आस्वादन की वरीयता हो जाती है, उसके आधार पर मूल्य मूलक आस्वादन और उसके आधार पर रुचि मूलक आस्वादन होता है, और हम अब उसका ध्यान रख के चयन करते हैं। तो मूल्य मूलक आस्वादन और रुचि मूलक आस्वादन में हम मूल्य मूलक आस्वादन को वरीयता दे पाते हैं। उदाहरण के लिए अपने पास खाना कम हो और हम दोनों का पेट नहीं भर सकता है, तो रुचि मूलक आस्वादन तो ये कहेगा कि सारा हम ही खा लें। मूल्य मूलक आस्वादन हमको वो प्रवृत्ति दे पाता है कि हम दूसरे को खिला के खाने की सोचते हैं। तो अब यहाँ चयन में खुद खाना नहीं दिखाई देगा पहले, बल्कि दूसरे को खिला के खाने की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई देगी, अगर मूल्य मूलक आस्वादन यहाँ हो पाया है तो। ऐसे ही यहाँ अगर लक्ष्य मूलक आस्वादन हो पाया है तो हम ज्ञान और समाधान के लिए सुविधा में कंप्रोमाइज़ करने को भी तैयार रहते हैं। जिसका मतलब यह है कि सुविधा की बहुत अनुकूलता नहीं भी मिल रही हो तो भी हम ज्ञान के लिए काम करने का काम कर पाते हैं, उसका निर्णय यहाँ ले पाते हैं, उसका चयन यहाँ कर पाते हैं। तो जीवन की इन 10 क्रियाओं के सुनिश्चित होने के आधार पर जो हमारा चयन होता है, वो बाहर व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार, शेष प्रकृति के साथ कार्य, और फिर व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में समाधान, समृद्धि, अभय को, सहअस्तित्व को सुनिश्चित करने में जीवन लगा रहता है। इस पूरे के सार को देखेंगे तो इस 2 मिनट में मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि ये जो पूरा अस्तित्व हमको सहअस्तित्व के रूप में दिखता है, जिसको हमने अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना, पूरी प्रकृति जो परस्पर पूरकता के रूप में और उसका स्वभाव, धर्म, अनुसंगीयता हमको समझ में आता है, उसको हमने बोध के रूप में पहचाना है। उसके तहत फिर परिवार, समाज और प्रकृति में एक मानव को कैसे जीना है, उसको जो हमने फैलाया है, उसको चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। वही मानव में यहाँ अनुभव, बोध और चिंतन की क्रिया के रूप में दिखाई देता है। तो अस्तित्व जो सहअस्तित्व पूर्वक है ही, इसको बनाना नहीं है, ये है ही, और सहअस्तित्व के प्रमाण में इकाई ऊर्जा संपन्न है। एक परमाणु
क्रियाशील है, उसको क्रिया देने के लिए हमको कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं लगाना पड़ता है। एक धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, कोई हमको ऊर्जा स्रोत नहीं लगाना पड़ता है वो चक्कर लगवाने के लिए। तो इकाई जो ऊर्जा संपन्न है ही स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रही है। ये डिजाइन अगर होगा तो प्रकृति की सारी इकाई मिलके व्यवस्था ही होगी ना। हम आप सभी यहाँ खुद व्यवस्थित जिएं, यहाँ की व्यवस्था में भागीदारी करें तो परिवार और स्कूल व्यवस्थित होगा कि नहीं होगा। तो अगर इकाई ऊर्जा संपन्न है, खुद में व्यवस्थित है, व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, उसको मिला के जो पूरी प्रकृति बनेगी उसमें व्यवस्था होगी। तो सहअस्तित्व स्वाभाविक रूप से प्रकृति में व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। सहअस्तित्व को समझ के उसी के अर्थ में हम भाव विचार करते हैं तो वो समाधान है। सहअस्तित्व को भूल करके संघर्ष के अर्थ में हम विचार करना शुरू कर देते हैं तो समाधान के बदले समस्या है। तो सहअस्तित्व को समझ के उसका भाव विचार समाधान है। मानव सहअस्तित्व को हम सुनिश्चित करते हैं, परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करते हैं तो अभय या विश्वास होता है। मानव का शेष प्रकृति के साथ जो सहअस्तित्व है उसको हम सुनिश्चित करते हैं तो समृद्धि भी होता है और सहअस्तित्व भी होता है। मानव संबंध के सहअस्तित्व को जब हम फैलाते हैं तो वही प्रेम के भाव के रूप में दिखाई देता है, और उस सहअस्तित्व को और फैला दें तो जहाँ सहयोग दे रहे हैं वहाँ ममता और वात्सल्य, जहाँ से सहयोग मिल रहा है वहाँ कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा और सामान्य रूप से विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन भावों के रूप में वो फैलता है। उसी को नीचे सहअस्तित्व को ला के देखेंगे तो मानव मैं और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में दिखता है। इस सहअस्तित्व में शरीर में स्वास्थ्य और मैं में संयम का भाव दिखाई देता है। उसी सहअस्तित्व को जब नीचे लाते हैं तो सहअस्तित्व को अपने में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है। प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देख पाने को बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। और परिवार, समाज, प्रकृति में हमारी सार्थक भागीदारी को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। इस अनुभव, बोध, चिंतन में जो सहअस्तित्व हमको दिखाई दिया उसी के अर्थ में हम विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं और नीचे आस्वादन चयन करने का काम करते हैं। ये जीवन क्रिया में संगीतमयता का स्वरूप है। तो अगर पूरे को समेट के देखेंगे तो जो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है ही, उसी सहअस्तित्व का एक्सप्रेशन प्रकृति, समाज, परिवार और मानव में कैसा दिखाई देता है, ये पूरा मध्यस्थ दर्शन का विस्तार है। कि अस्तित्व जो पहले से सहअस्तित्व पूर्वक है ही, यही सहअस्तित्व जब प्रकृति में, समाज में, परिवार में, मानव में फैलता है तो कैसा दिखाई देता है, उसका विवरण बेसिकली पूरी जीवन विद्या है। तो कोर में अस्तित्व का जो सहअस्तित्व पूर्वक होना है वो इस दर्शन की कोर बात है, सार बात है। और इसी सहअस्तित्व के एक्सप्रेशन को अलग अलग जगह पर अभी तक हम लोग पढ़ने का, समझने का, देखने का प्रयास कर रहे थे। मूल मुद्दा समेट के देखेंगे क्या है तो उस सहअस्तित्व पर हमारा ध्यान बना रहे और सहअस्तित्व के अर्थ में ही जीने को हम हर क्षण प्रमाणित करते रहें। ये एक मानव के लिए करने का काम बनता है। सहअस्तित्व को मानव हर क्षण अपने में देखता, सोचता है तो स्वयं व्यवस्थित रहता है, तृप्त रहता है। सहअस्तित्व के अर्थ में जीने का काम करता है तो हर मानव के लिए पूरक होने के आधार पर अखंड समाज हो पाता है। पूरी प्रकृति के साथ पूरक होने के आधार पर सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हो पाता है। तो अस्तित्व जो सहअस्तित्व पूर्वक है ही, उसका अपने में जो छोर है वो अनुभव की क्रिया है, और जीने में जो उसका छोर है वो समाज की जगह पर समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व को पूरी धरती में सुनिश्चित कर पाना, ये उसका अधिकतम विस्तार दिखाई देता है। तो मानव के लिए करने का दो काम है, एक उस सहअस्तित्व में अनुभव करना, दूसरा उस सहअस्तित्व को परिवार, समाज, प्रकृति में जीते हुए प्रमाणित कर पाना ताकि अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो सके। ये दो काम आदमी के लिए करने का है। दुर्भाग्य ये है
कि आदमी इन दोनों को छोड़ करके और भी बहुत कुछ करने में लगा हुआ है, लगा ही रहता है। नियंत्रण इतना है कि अन्यथा कुछ भी आप करते हैं दुखी होने की गारंटी है, परेशान होने की गारंटी है। इसलिए आदमी आज के दिन इतना कुछ पा करके भी दुखी है, परेशान है, त्रस्त है। किसी भी घर परिवार में, किसी भी गांव में, किसी भी समाज में देखिए, पिछले 20-25 सालों में आपको घर की सुविधाएं बढ़ी हुई दिखाई देंगी। अपवाद छोड़ दें तो हर घर में सुविधा बढ़ी हुई दिखाई देती है, पहले से सुख बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। सुविधा भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, समस्याएं और दुख भी बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है कई मामलों में। तो ये दिखना जरूरी है कि जो करना है उसको नहीं करके बाकी कितनी भी शिद्दत से करेंगे हाथ कुछ नहीं लगना है। ठीक उसी तरह जैसे अंगूठी जो तालाब के किनारे गिरी है, उसको वहाँ छोड़ करके पूरे संसार में ढूंढने का काम कर लें, ठीक है, हाथ पैर बहुत मारेंगे, हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इतने के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ। भैया एक अब जो भी क्वेश्चन है वो ब्रेक में बात कर लेंगे। ऑलरेडी 10:10 हो गया है, इसलिए इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। स्माइलिंग टाइम कहते हैं हमारे यहाँ इसको। आप सभी को हमारा नमस्ते। कितने बजे वापस मिल